हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला में। और आज हम लोग जो BHD विषय है उसका जो तीसरा चैप्टर है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो जो सेवा सदन है उसको उसके बारे में मैंने आप लोगों को कल बताया था। अब आज हम बात करेंगे कि जो सेवा सदन है उसका जो तीसरा चैप्टर है उसका जो उपन्यास का जो परिवेश है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो जो सेवा सदन उपन्यास का जो रचना काल और उसका वैशिष्ट्य के संबंध में आप पहले जान चुके हैं, यानी कि उसके बारे में मैंने कल आपको पढ़ाया था, जैसा कि इकाई 2 में बताया गया है। स्त्री जीवन के दुख और संघर्षों का जो चित्रण है वो इसमें किया गया है। और प्रेमचंद इस उपन्यास में भारतीय समाज में स्त्री की जो स्थिति है उसका क्या करते हैं, चित्रण करते हैं। अपने प्रमुख पात्रों के चरित्र चित्रण को विश्वसनीय और प्रभावी बनाने के लिए जिस अनुकूल परिवेश की आवश्यकता उपन्यास में थी उसके निर्माण के लिए प्रेमचंद ने क्या किया है, कौशल को दर्शाया है। हिंदी साहित्य कोश में उपन्यास के तत्वों की चर्चा में परिस्थिति और वातावरण के महत्व को क्या किया गया है, बताया गया है। वस्तुतः इस समग्र रूप में परिवेश कहा जाता है। और साहित्य कोश के अनुसार जो पात्र के व्यक्तित्व का चित्रण उनकी बातचीत से हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। परंतु ये पात्र जिस परिस्थिति और वातावरण में रहते हैं और कार्य करते हैं उसके बिना पात्रों के चित्र में परिपूर्णता नहीं आती। वे शून्य में लटके हुए से असहाय सा लगते हैं। ठीक है। अतः यह आवश्यक है कि कथानक की जो घटनाएं घटित होने की संपूर्ण परिस्थिति उनका स्थान और समय हमारे कल्पना पट पर अंकित कर दिया जाए, जिससे कि इन पात्रों की सजीवता पर विश्वास कर सके। वस्तुतः उपन्यास में पात्रों की तरह देश काल भी अपना क्या होता है, व्यक्तित्व होता है। यानी कि जो समय होती है, जो स्थान होता है, वो सब क्या परिवेश में आता है, वो सब महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। ये चीजें आपसे पूछी जाती है जब पूछा जाता है कि आप इस उपन्यास का या आप इस कहानी के परिवेश के बारे में बताइए, परिवेश के बारे में बताइए। तो उसमें जो कालखंड होता है, यानी कि जो समय होता है, कालखंड होता है, वहां पे जो स्थान होता है, ये सब उसके परिवेश में आते हैं। एंड ठीक है। तो प्रेमचंद ने अपने पात्रों को विश्वसनीय बनाने के लिए जिस परिवेश का निर्माण किया था वो सचमुच प्रभावशाली था। उपन्यास के प्रमुख घटना स्थल तथा गजाधर का जो घर है, भोला का जो कोठा है और वकील पद्म सिंह का जो घर है, गंगा नदी है, नाविकों का मोहल्ला है, वेश्याओं का मोहल्ला, दाल मंडी, बारात, म्यूनिसपैलिटी इत्यादि का चित्रण आया है। प्रेमचंद अपने वर्णन, संवाद और संकेत से इतने प्रभावशाली अभिव्यक्ति देते हैं जिससे पाठक को मानस पटल पर उपन्यास का गतिशील बिंब निर्मित हो पाता है। इसे कुछ उदाहरणों द्वारा देखा जा सकता है कि उपन्यास के प्रारंभ में महंत का चित्र आया था, जिसका दरोगा कृष्णचंद्र के इलाके में दबदबा है और कर चंदा उगाही से उसका कारोबार चलता है। यहाँ एक निर्धन व्यक्ति जो किसान चौतू है उनको पीटने का भी प्रसंग आया है। देखिए, इस साल महंत जी तीर्थ यात्रा करने गए थे और वहां से आकर उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया था। 1 महीने तक हवन कुंड जलता रहा, महीनों तक कड़ा न उतरे। पूरे 10,000 महात्माओं का चित्रण महात्माओं का निमंत्रण था और इस यज्ञ के लिए इलाके के प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि प्रत्येक आसामी से हल पीछे 5 रुपए चंदा उगा गया था। किसी ने इसे खुशी से दे दिया था तो किसी ने उधार लेकर, और जिनके पास नहीं था उसे रुक्का ही लिखना पड़ा। श्री बांके बिहारी जी की आज्ञा को कौन टाल सकता था। यदि ठाकुर जी को हार माननी पड़ी तो केवल एक अहिर से जिसका नाम चैतू था, और वह बूढ़ा दरिद्र यानी कि जो गरीब व्यक्ति था, कई साल से उसकी फसल खराब हो गई थी। थोड़े ही दिन हुए श्री बांके बिहारी जी ने इस पर इजाफा लगान की नालिश करके उस ऋण के बोझ से दबा दिया था। उसने यह चंदा देने से इनकार किया था, यहाँ तक कि रुक्का भी नहीं था। ठाकुर जी भला इस द्रोही को कैसे क्षमा करते। एक दिन महात्मा चैतू को पकड़ लाए ठाकुर द्वारे के सामने, उस पर मार पड़ने लगी। चैतू भी बिगड़ा, हाथ तो बंधे हुए थे, मुंह से लात घूसों का जवाब देता रहा और जब तक जबान बंद न हो जाती है तब तक चुप न हुआ। और इतना कष्ट देकर ठाकुर जी को संतोष न हुआ तो उसी रात उसके जो प्राण है वो हर लेते हैं, यानी कि उसको मौत की नींद सुला देते हैं। यहाँ चैतू को पीटे जाने वाले दृश्य से पहले प्रेमचंद महंत के वैभव
रसूख और दबदबे का चित्रण करते हैं, और इससे पाठक को सहज ही विश्वास हो जाता है कि जो सचमुच महंत के कौरिंदे चैतू की जान ले सकते हैं। यानी कि सब महंत के बारे में बात की जा रही है, और यहाँ पे महंत का जो रसूख है, जो दबदबा है, उसको बताने की कोशिश की जा रही है। इसमें जो महंत है इसके बारे में बताने की कोशिश की जा रही है। इसका एक चित्र एक पाठक के मन में बैठाए जाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो महंत है वो किस टाइप का व्यक्ति है और ये क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो आप महंत के बारे में जो मुंशी प्रेमचंद्र जी है एक खाका पाठक के मन में तैयार कर चुके हैं। इस तरह जो दरोगा है वो जेल जाने के बाद गंगा जली के मायके जाने का प्रसंग है। दुख, निराशा और उदासी में अपने प्रिय स्थान जैसे स्त्रियों के लिए मायका होता है भी कैसे बेकार और रसहीन हो जाता है, इसका असुंदर चित्र प्रेमचंद खींचते हैं। परिवेश के इस चित्रण के बाद गंगा जली के भावी जीवन पर आ रही विपदाओं का जो सहज अनुमान करने में सक्षम हो जाता है। देखिए, गंगा जली आने को तो मायके आई थी पर अपनी भूल पर पछताया करती थी। यह वह मायका नहीं था जहां उसने अपने बालकपन की गुड़िया खेली थी, मिट्टी के घरौंदे बनाए थे और माता पिता की जो गोद में पली थी। माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था, गांव में वह आदमी न दिखाई देते थे, यहाँ तक कि पेड़ों की जगह खेत और खेतों की जगह पेड़ लगे हुए थे। वह अपना घर भी मुश्किल से पहचान सके, और सबसे दुख की बात तो यह थी कि उसके प्रेम या आदर न था। उसकी भावज यानी कि जानवी उससे मुंह फुलाए रहती थी। जानवी अब अपने घर बहुत कम रहती थी, पड़ोसियों के यहाँ बैठी हुई गंगा जली का क्या करती थी, दुखड़ा रोया करती थी। ठीक है, उसके दो लड़कियां थी, वह सुमन और शांता से दूर दूर रहती थी। भोली ने पद्म सिंह के चुनाव जीतने पर आयोजित जलसे में जब गाना गाया और सुभद्रा के साथ सुमन ने उसे सुना, तब का दृश्य है कि इसके 4 दिन पीछे होली आई और उसी रात को पद्म सिंह की बैठक ने नृत्यशाला का रूप धारण किया। सुंदर, रंगीन और कालीन पर मित्र वृंद बैठे हुए थे और भोली बाई अपने सामाजिक यानी कि समाजियों के मध्य बैठी हुई भाव बता बताकर मधुर स्वर में गा रही थी। कमरा बिजली के दिव्य बत्तियों से ज्योतिर्मय हो रहा था। इत्र और गुलाब की सुगंध उड़ रही थी। हास्य, परिहास, आमोद प्रमोद का बाजार गर्म था। सुमन ने भी इस पद को धीरे धीरे गुनगुना कर गाया और अपनी सफलता पर मंत्रमुग्ध हो जाती है। केवल गीत किरी न भर सकी, लेकिन उसका सारा ध्यान गान पर ही था। वह देखती थी कि कैसे सैकड़ों आंखें भोली बाई की ओर लगी हुई हैं और उन नेत्रों में कितनी तृष्णा है यानी कि जलन है, कितनी विनम्रता, कितनी उत्सुकता। उनकी पुतलियां भोली एक दूसरे एक एक इशारे पर एक एक भाव पर नाचती थी, चमकती थी। जिस पर उसकी दृष्टि पड़ जाती है वह आनंद से गदगद हो जाता है। जिससे वह हंसकर दो एक बात कर लेती, उसे तो मानो कुबेर का धन मिल जाता। कहना न होगा, प्रेमचंद परिवेश के चित्रण में अत्यंत कुशल, और डॉक्टर रामविलास शर्मा के शब्दों में प्रेमचंद के पहले कथाएं पढ़ते थे। यहाँ नित्य प्रति की देखी सुनी जो बातें हैं वो पाते हैं कि कल्पना से यथार्थ में आते हैं, और इस यथार्थ सृष्टि में प्रेमचंद के परिवेश निर्माण की बड़ी भूमिका बताई गई है। तो ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें इतनी तो समझ में आई होंगी। अब हम थोड़ा बात करेंगे जो संरचना शिल्प है, यानी कि जो इनके प्रेमचंद की शैली थी वो कैसी है। हम ये भी बात करेंगे कि इनकी भाषा किस टाइप की थी। ठीक है, ये चीजें आपसे पूछी जाती है कि जो सेवा सदन है या जो प्रेमचंद है वो किस शैली के समर्थक थे। तो ये सब चीजें आप थोड़ा आराम से समझिए। हम बात करते हैं कि जो लिखी गई है ये किस शैली में सेवा सदन को लिखा गया है। तो प्रेमचंद ने उपन्यास की कला पर विचार करते हुए लिखा कि उपन्यास की जो रचना शैली है वो सजीव और प्रभावोत्पादक होनी चाहिए। यानी कि लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम शब्दों को गोरख धंधा रचकर पाठक को इस भ्रम में डाल दें कि इसमें जरूर कोई न कोई गुण आशय होगा। जनता उन्हीं उपन्यासों को आदर का सम्मान देती है जिनकी विशेषता उनकी गूढ़ता नहीं बल्कि उसकी क्या होती है, सरलता, यानी कि आसानी से समझ में आने वाली होती है। ठीक है, शैली से आशा है कि लिखने का जो तरीका है अर्थात कोई उपन्यास या रचना किस तरह लिखी गई है। विद्वानों ने उपन्यासों के संबंध में शैली पर अनेक तरह से विचार किया और मोटे तौर पर शैली के दो रूप बताए। एक वर्णनात्मक होता है, एक चित्रात्मक होता है। यानी कि जो शैली होती है वो लिखने का एक ढंग होता है, लिखने का एक ढंग होता है।
या तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि आप उस चीज को जो लिखना चाहते हैं उसका पूरा वर्णन करके यानी कि व्याख्या करके लिखिए, या फिर उसे चित्र के चित्र के माध्यम से भी आप बता सकते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं आपको किसी भी शैली को लिखने के, ठीक है, बताने के। शैली के दो रूप हैं। वर्णनात्मक शैली में उपन्यासकार कथा में वर्णित जीवन घटना प्रसंग के विभिन्न पक्षों का विस्तार से वर्णन करता है और उस सभी पक्षों को घटना या चरित्र से जोड़कर देखते हैं। इस समूचे क्रिया व्यापार से उस चरित्र या घटना के संबंध में पाठक को विभिन्न कोणों से विचार करने का अवसर मिलता है और वह इससे उस चरित्र या घटना पर अपना मंतव्य बनाता है। वहीं चित्रात्मक शैली में पात्र या घटना के आंतरिक जो पहलू होते हैं उसका निर्देशन करना लेखक का उद्देश्य होता है। माना जाता है कि प्रेमचंद वर्णनात्मक शैली के सिद्ध लेखक है। यानी कि जो प्रेमचंद है वो क्या करते हैं, प्रेमचंद चित्रात्मक नहीं बल्कि वर्णनात्मक जो शैली है उसके क्या थे, समर्थक थे, यानी कि वो उसके लेखक थे। और जो जैनेन्द्र कुमार हैं वो चित्रात्मक शैली के, किंतु प्रेमचंद के उपन्यासों में दोनों शैलियों के गुण देखे जा सकते हैं, यानी कि वर्णनात्मक और चित्रात्मक। ऐसे तो ये प्रतीत होता है कि ये वर्णन करने में ज्यादा अपना महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, यानी कि ज्यादा अच्छे से इसको कर पाते हैं। किंतु अगर इनके उपन्यासों में देखेंगे तो ये दोनों ही शैलियां आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। सेवा सदन में गजाधर और सुमन के दाम्पत्य जीवन के इस प्रसंग को आप देखते हैं कि गजाधर इन दिनों बड़ी मेहनत करता था और कारखाने से लौटते ही एक दूसरी दुकान पर हिसाब किताब लिखने के लिए चला जाता था। वहां से 8 बजे रात को वो लौटता था और इस काम के लिए उसे कितने मिलते थे, 5 रुपए मिलते थे। पर उसे अपने आर्थिक दशा में कोई अंतर न दिखाई देता। उसकी जो सारी कमाई थी वो खाने और पीने में उड़ जाती थी। उसकी संचयशील हृदय इस खा पी बराबर दशा में बहुत दुखी रहता था। उस पर सुमन उसके सामने अपने फूटे कर्म का रोना रो धोकर उसे और भी हताश कर देती थी। उसे स्पष्ट दिखाई देता था कि जो सुमन है उसका हृदय मेरी ओर से शिथिल होता जाता है। उसे यह न मालूम था कि सुमन मेरी प्रेम रसपूर्ण बातों से मिठाई के दोनों को अधिक आनंद प्रद समझती है। अतः वह अपने प्रेम और परिश्रम से फल न पाकर उसे अपने शासन अधिकार से प्राप्त करने की जो चेष्टा है वो करने लगा। इस प्रकार रस्सी में दोनों ओर से तनाव क्या होते हैं, होने लगे। दूसरा प्रसंग यह है कि सदन और शांता के बीच जो जीवन है उसका। सदन के स्वभाव में अब भी काया पलट हो गया। वह प्रेम का आनंद भोग करने के तन्मय हो रहा था। वह अब दिन चढ़े उठता, घंटों नहाता, बाल संवारता और कपड़े बदलता, सुगंध मलता। 9 बजे से पहले वह अपनी बैठक में नहीं आता और आता भी तो वह जमकर बैठता नहीं। उसका मन कहीं और रहता। एक एक पल में भीतर जाता और अगर अगर वह बाहर किसी से बात करने में देर हो जाती तो उकताने लगता। शांता ने उस पर वशीकरण मंत्र डाल दिया है। इन दोनों अंशों में प्रेमचंद अपने पात्रों को व्यवहार और जीवन व्यापार का वर्णन कर रहे हैं, किंतु हम देख सकते हैं कि इस वर्णन के माध्यम से वे इन पात्रों का जैसा चित्र खींच देते हैं वह पाठक के मन मस्तिष्क और उस पात्र के संबंध में एक दृष्टिकोण तैयार कर देता है जिसका स्थायी प्रभाव होता है। कुछ विशेषज्ञ जो है वो सेवा सदन को चरित्र प्रधान शैली का उपन्यास मानते हैं। हिंदी साहित्य कोश में आलोचक देवराज उपाध्याय ने लिखा कि उपन्यास का वास्तविक रूप से चरित्र प्रधान उपन्यासों में ही प्रकट होता है। कथा का प्रारंभ तो मानवता के प्रारंभ से ही हुआ होगा, पर किसी समय कथा मनोरंजन और उपदेश की जो खूंट छोड़कर व्यक्ति की तरह मुड़ी होगी और उसे समय उपन्यास नामक एक नूतन साहित्यिक विधान का उपन्यास तो कहे जाएंगे, जिनमें पात्र ही कुछ विशेषताएं प्रारंभ में ही बता दी जाए, बाद में जितनी भी घटनाएं घटे उन सब पर इन विशेषताओं का छाया हो। सेवा सदन में यह जानते देर न लगती कि सुमन कैसी है, मानिनी है या मनस्विनी है तथा जीवन की सुख सुविधाओं पर फिसल पड़ने वाली है। ठीक है, तो हम अब थोड़ा सा भाषा की बात कर लेते हैं कि ये किस भाषा के प्रयोग करते हैं, किस टाइप की जो भाषा है वो इसका प्रयोग करते हैं। ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। प्रेमचंद साहित्य में भाषा के उपयोग के संबंध में लिखते हुए भाषा बोलचाल की भी होती है और लिखने की भी होती है। बोलचाल की जो भाषा होती है वो मीर अमन और लल्लू लाल के जमाने में भी मौजूद थी, पर उन्होंने जिस भाषा के दाग
बेल डाली थी, वह लिखने की भाषा थी और वही साहित्य। बोलचाल से हम अपने करीब के लोगों पर अपने विचार प्रकट करते हैं, अपने हर्ष और शोक के भावों का चित्र लिखते हैं। साहित्यकार वही काम लेखनी के द्वारा करता है। हाँ, उसके श्रोताओं की जो परिधि होती है वो बहुत विस्तृत होती है। अगर उसके बयान में सच्चाई है तो शताब्दियों और युगों तक उसकी जो रचनाएं हैं वो हृदयों को प्रभावित करती है। लेकिन एक सजग रचनाकार यह कभी नहीं भूलता कि अंततः उसके लेखन का जो उद्देश्य है, उन्होंने कहा है कि भाषा साधन है और साध्य नहीं। भाषा क्या है? साधन है, एक साधन है। किस लिए? ये जो लेखक होता है, लेखक और जो साधक होता है, इसके पास पहुंचाने का ये क्या है? एक तरीका है, यानी कि एक साधन है। ये पाठक, लेखक और पाठक के बीच पहुंचाने का एक तरीका है। ठीक है। अब हमारी भाषा ने वह रूप प्राप्त कर लिया कि हम किस भाषा से आगे बढ़कर भाव की ओर ध्यान दें और इस पर विचार करें कि जिस उद्देश्य से यह निर्माण कार्य आरंभ किया गया था वह क्यों किया गया। वही भाषा जिसमें आरंभ में वायु बहार और बैताल पच्चीसी की रचना ही सबसे बड़ी साहित्य सेवा थी, अब इस योग्य हो गई है कि जिसमें शास्त्र और विज्ञान के प्रश्नों की भी विवेचना की जा सकती है। प्रेमचंद की जो भाषा है ना, वो अक्सर साधारण और बोलचाल की साधारण से जोड़कर मान लिया जाता है। यानी कि जो प्रेमचंद भाषा अपने प्रयोग करते थे वो साधारण थे, और लोगों की बोलचाल यानी कि जो ग्रामीण या ऐसी भाषा थी जो कि लोगों को क्या करती थी, आती थी, यानी कि गांव की वो भाषा हुआ करती थी। उसमें उच्च साहित्यिक गुण नहीं है। सेवा सदन की भाषा के संबंध में विचार अगर करें तो कुछ बातें स्पष्ट होती है कि सेवा सदन की भाषा के संबंध में जिस विशेषता को सबसे पहले देखा जा सकता है वह है हिंदू उर्दू का प्रवाही और बोलचाल वाला स्वरूप। गांधी जी जिस हिंदुस्तानी भाषा के हिमायती थे उसका प्रांजल और साहित्यिक जो स्वरूप है वो प्रेमचंद ने इस उपन्यास में प्रस्तुत किया। और कहना न होगा कि भाषा का यह रूप इतना लोकप्रिय और स्वीकृत हुआ कि आगे आने वाले उपन्यासकारों ने इस भाषा को अपना या भी। और प्रोफेसर जो नवल किशोर है ने इस संबंध में अपनी पुस्तक प्रेमचंद की प्रगतिशीलता में लिखा कि प्रेमचंद अपने भाषा के प्रयोग के द्वारा खड़ी बोली के हिंदी और उर्दू दोनों रूपों के जो बीच की खाई है उसको पाटने का काम किए। भाषा एक सहज सामान्य रूप से तैयार किया गया, खड़ी बोली की क्षमता को उन्होंने भव्य ऊंचाई दी। इस तरह वे साहित्य निर्माता ही नहीं बल्कि आज जिस भाषा को हम लेखन के व्यवहार में अधिकतर लाते हैं उसके क्या करते हैं, वो पुरस्कार करता भी है। आपको मालूम है कि इसी सेवा सदन को ही इन्होंने सबसे पहले उर्दू में लिखा था। फिर जब इसको हिंदी में सेवा सदन नाम से लिखते हैं तो इसे ज़्यादा ख्याति मिलती है, इसको ज़्यादा ख्याति मिलती है, जबकि उर्दू में इतनी इसको ख्याति नहीं मिली थी। तो ये उर्दू और हिंदी भाषा दोनों के ये क्या थे, अच्छे खासे ये जानकार थे, किंतु मुख्य रूप से 6 भाषाओं के यानी कि 6 भाषाओं में ये ज़्यादा लिखते थे। दूसरी बात यह है कि भाषा में व्यंग्य का प्रयोग, यानी कि आइए इस विषय पर विचार करने के लिए एक उपन्यास का प्रारंभ करते हैं। पश्चाताप के कड़वे फल कभी न कभी सभी को चखने पड़ते हैं, लेकिन और लोग बुराइयों पर पछताते हैं। दरोगा कृष्णचंद अपनी भलाइयों पर पछता रहे थे। डॉक्टर रामविलास शर्मा की इस पर टिप्पणी है कि इस तरह का व्यंग्य भारतेंदु युग की अपनी विशेषता, यानी कि प्रेमचंद उसके सच्चे उत्तराधिकारी थे। इसी तरह गंगाजली उसके भाई जो उमानाथ थे उनके मध्य इस बात को देखिए कि जो माघ का महीना है, उमानाथ स्नान करने गए थे और घर लौटे तो सीधे गंगा जली के पास जाकर बोले, लो बहन मनोरथ पूरा हो गया, बनारस में विवाह ठीक हो गया और गंगा भला किसी तरह तुम्हारी दौड़ धूप तो ठिकाने लगी। लड़का पढ़ता है ना? उमानाथ पढ़ता नहीं, नौकर है, एक कारखाने में 15 का बाबू है। गंगा घर का द्वार है ना? तो उमानाथ कहते हैं कि शहर में किसके घर होता है, सब किराए के घर में रहते हैं। फिर गंगा बोलती है कि भाई बंद है, माँ बाप है। उमानाथ फिर बोलता है कि माँ बाप दोनों मर चुके हैं और भाई बंद शहर में किसके होते हैं। गंगा उम्र क्या है? उमानाथ यही कोई 30 साल के लगभग होगी। गंगा देखने सुनने में कैसा है? उमानाथ 100 में 1।
शहर में कोई कुरूप तो होता ही नहीं। सुंदर बाल, उजले कपड़े सभी के होते हैं, और गुणशील बातचीत का तो पूछना ही क्या। बात करते मुंह से फूल झड़ते हैं। नाम क्या है? गजाधर प्रसाद। तो गंगा तो दुआ होगा। उमानाथ। हाँ, तो दुआ है, पर इससे क्या? शहर में कोई बुढ़ा तो होता ही नहीं। जवान लड़के होते हैं और बूढ़े जवान। उनकी जवानी सदा बहार होती है। वही हंसी दिल लगी, वही तेल फुलेल का शौक। लोग जवान ही रहते हैं और जवान ही मर जाते हैं। गंगा बोलती है, कुल कैसा है? तो उमानाथ बोलता है कि बहुत ऊंचा है, हमसे 2 बिस्से में बड़ा है। पसंद है ना? तो गंगा जली कहती है कि उदासीन भाव से कहा कि जब तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। इस संवाद में भारतीय समाज में जो स्त्री है उसके जीवन संबंध में होने वाले जो सबसे बड़े निर्णय है उसका वर्णन आता है, और पाठक देखता है कि उमानाथ किस तरह से सुमन के विवाह के दायित्व को पूरा कर रहा है। सुमन की मां अपनी परिस्थिति के आगे विवश है और निरुपाय है, जिसका हवाला अगले अनुच्छेद में मिलता है। यहाँ एक वाक्य है जिसके सुमन के विवाह की सूचना और प्रेमचंद की एक पंक्ति, यानी कि जो गंगाजली है और गंगाजली का जो दामाद है, को देखकर बहुत रोई, और उसे ऐसा दुख हुआ कि मानो किसी ने सुमन को कुएं में डाल दिया। प्रेमचंद का जो भाषा और कौशल इस प्रसंग में साफ दिखाई देता है, जहाँ बहुत थोड़े संवादों ने उमानाथ की दृष्टि अपनी बहन गंगाजली के वर को प्रति आश्वस्त करने और विश्वास दिलाने की जो वर्णन है वो प्रतिभा, गंगाजली की निरुपायता और सुमन की असंलग्नता एक साथ प्रस्तुत होते हैं। सदन अपनी पत्नी शांता के साथ अनुचित व्यवहार देखकर सुमन जिस अंदाज में उसे फटकारती है, व्यंग्य की बौछार करती है, वो सचमुच प्रेमचंद की भाषा की शक्ति का उदाहरण है। तुमने उसके साथ अत्याचार इसलिए किया क्योंकि मैं उसकी बहन हूँ, जिसके पैरों पर तुमने वर्षों नाक रगड़ी है। अब तुम्हारे दुष्कर्मों से खानदान की नाक कटती है। आज तुम आकाश के देवता बने फिरते हो। फिर संवाद, यानी कि जो मैंने आपको शैली बता दी, भाषा होगी। अब जो संवाद है उसको देखते हैं कि सेवा सदन में जो प्रेमचंद का लेखन कौशल है उनके संवादों में दिखाई देता है। संवाद में वे अपने पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करते हैं और उनके स्वभाव का वास्तविक चित्र पाठकों के सामने रखते हैं। पाठकों के प्रारंभ में दरोगा कृष्णचंद्र और उनकी पत्नी के मध्य एक संवाद आया। यह वह प्रसंग था जब दरोगा जीवन में पहली बार घूस लेने की तैयारी कर रहे थे। उनके मन में एक द्वंद्व चल रहा था और वह अपने आप को इस बेईमानी के लिए तैयार किया था, किंतु उनका मन बेचैन था। इस समय उनकी अपनी पत्नी से हुआ संवाद यह बताता है कि प्रेमचंद के स्त्री पात्र जीवन विवेक के मुश्किल क्षणों में भी किस तरह अडिग है। देखिए, भोजन करके दरोगा जी लेटे पर नींद न आई। स्त्री से रुपए की बात करते हुए उन्हें संकोच हो रहा था। गंगा जली को भी नींद न आती। वह बार बार पति के मुंह की ओर देखती, मानो पूछ रही थी कि बचे या डूबे। अंत में कृष्णचंद्र बोले, यदि तुम नदी के किनारे खड़ी हो और पीछे से एक शेर तुम्हारे ऊपर झपटा दे तो क्या करोगे? गंगा जल इस प्रश्न का अभिप्राय समझ गई और बोली, नदी में चली जाऊंगी। कृष्णा, चाहे डूब ही जाओ। गंगा जली, हाँ, डूब जाना शेर के मुंह में पड़ने से अच्छा है। गंगा जली, तो कृष्णचंद्र बोलते हैं कि अच्छा, यदि तुम्हारे घर में आग लगी हो और दरवाजे से निकलने का रास्ता न हो तो क्या करोगे? गंगा जली, छत पर चढ़ जाऊंगी और नीचे कूद जाऊंगी। कृष्णचंद्र, इस प्रश्नों का मतलब तुम्हारी समझ में आया? गंगा जली ने दिन भाव से पति की ओर देखकर कहा, तब क्या ऐसी बेसमझ हो? कृष्णचंद्र, मैं कूद पड़ा हूँ, बचूंगा या डूब जाऊंगा यह मालूम नहीं है। सुमन और गजाधर का विवाह जिस कमजोर बुनियाद पर टिका हुआ था उससे किसी झटके की आवश्यक मात्र थी। वकील साहब के घर हुई दावत और जलसे से देर रात लौटी सुमन को गजाधर खूब खरी खोटी सुनाता, और इस विवाद में जहाँ गजाधर की सीमांती मनोवृत्ति का उद्घाटन हुआ, वहीं सुमन की स्वाभिमानी छवि प्रकट होती है और जो अपने अपमान क्षण भी नहीं सह सकती। देखिए, सुमन क्रोध से विवल होकर उठी और अच्छा, तो जवान संभालो, बहुत हो चुका। घंटे भर से मुंह में जो अनाप शनाप आता है वो बकते जाते हो, मैं तरह देती जाती हूँ। उसका यह फल है कि मुझे कोई उल्टा समझ लिया है। गजाधर, मैं तो ऐसा ही समझता हूँ। सुमन, तुम मुझे मिथ्या पाप लगाते हो, इसे तुमसे समझेंगे। गजाधर, चली जा मेरे घर से, राण कोसती है। सुमन, क्या?
यूं कहो कि तुझे रखना नहीं चाहता। मेरे सिर पाप क्यों लगाते हो? क्या तुम्हें मेरी अन्नदाता हो? जहाँ मजूरी करूंगी वहीं पेट पाल लूंगी। गजाधर, जाती है कि खड़ी गालियां दूं? सुमन जैसे सगर्वा स्त्री का अपमान को सह न सके घर से निकलने की धमकी भयंकर इरादों से पूरा कर देती है। सुमन बोली, अच्छा लो, जाती हूँ। उपन्यास के उत्तरार्ध में जब सुमन ने दाल मंडी में गाना गाने वाली वेश्या के रूप में अपनी पहचान बना ली, तब का प्रसंग है कि अब अबुल वफा नामक एक इज्जतदार व्यक्ति को उसका गाना सुनने आते हैं। एक दिन जब उन्होंने सिगरेट पीने की इच्छा जताई, तब दिया सलाई सुलगाकर जैसे ही सुमन उनके पास गई, दिया सलाई की आग ने अबुल वफा की दाढ़ी पर हमला किया और देखते ही देखते उनकी जो दाढ़ी है वो जल जाती है, आगे जलकर खाक हो गई। यह वह दृश्य था जिसमें हास्य का पुट और व्यंग्य की भंगिमा दाढ़ी की शान का प्रतीक मानकर राजनीति करने वाला अबुल वफा जैसे लोग असल जीवन में कितना पतित हैं, यह प्रसंग बताता है। उसने बहुत रोका पर हंसी रोक होठ पर आ गई। अबुल वफा ऐसे खिसियाए हुए थे मानो वह अनाथ हो। सुमन की हंसी अखर गई और उस भोली सूरत पर खेद और खिसियाहट का अपूर्व दृश्य था। बोले, यह कब की कसर निकाली? सुमन, मुंशी जी, मैं सच कहती हूँ, यह दोनों आंखें फूट जाए अगर मैंने जानबूझकर आग लगाई हो। आपस आपसे बैर में भी होता तो दाढ़ी बेचारी मेरा क्या बिगाड़ा था? अबुल वफा, मासूकों की शैख़ी और शरारत अच्छी मालूम होती है, लेकिन इतनी नहीं कि मुंह जला दे। अगर तुमने आग से कहीं दाग दिया होता तो इससे अच्छा था कि अब यह भुन्नास की सी सूरत लेकर मैं किसी मुंह दिखाऊंगा। वल्लाह आज तुमने मटिया मेट कर दिया। सुमन, क्या करूं, खुद पछता रही हूँ। अगर मेरी दाढ़ी होती तो आपको दे देती। क्यों, नकली दाढ़ियां भी तो मिलती हैं। अबुल वफा, सुमन, जख्म पर नमक न छिड़को। अगर दूसरे ने यह हरकत की होती तो आज उसका खून पी जाता। सुमन, अरे तो थोड़े से बाल ही जल गए ना, और कुछ महीनों 2 महीनों में फिर निकल आवेंगे। जरा सी बात के लिए इतनी हाय हाय मचा रहे हैं। अबुल वफा, सुमन जलाओ मत, नहीं तो मेरी जुबान से भी कुछ निकल जाएगा। मैं इस वक्त अपने आपे में नहीं हूँ। सुमन, नारायण नारायण, जरा सी दाढ़ी पर इतना जामे के बाहर आ गए। मान लीजिए मैंने जानबूझकर ही दाढ़ी जला दी, तो आप मेरी आत्मा को, मेरे धर्म को, मेरे हृदय को रोज जलाते हैं। क्या उनकी मूल्य आपकी दाढ़ी से भी कम है? मियाँ, आशिक बनना मुंह का नेवाला है। जाइए अपने घर की राह लीजिए। अब कभी यहाँ न आइएगा। मुझे ऐसे छिछोरे आदमियों की जरूरत नहीं है। अबुल वफा क्रोध से सुमन की ओर देखा, जब जेब से रुमाल निकाला और जली हुई दाढ़ी को उसकी आड़ में छिपाकर चुपके से चले गए। यह वही मनुष्य है जिसे खुले बाजार में एक वेश्या के साथ आमोद प्रमोद में लज्जा नहीं आती थी। सुमन के कोठे पर सदन आया करता था, लेकिन अब बदली हुई भूमिका में वह शांता का पति है। सुमन अपनी गृहस्थी को उजड़ते देख चुकी थी और वह स्वाभिमान की कीमत भी जानती थी। यहाँ इन दोनों को किसी गहरे सूत्र में बांध देना चाहती थी, ताकि इसका जो जीवन है वह व्यवस्थित हो जाए। इसके लिए वह सदन को आगे बढ़कर शांता का हाथ थामने की चुनौती देती है। देखिए, सदन ने देखा कि शांता का जो आंखों से जलकर बहकर उसके पैरों पर गिर रहा है, उसका सरल प्रेम तृषित हृदय शोक से भर गया। अत्यंत करुण स्वर में बोला कि मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। ईश्वर साक्षी है कि दुख से मेरा कलेजा वो फट रहा है। सुमन, तुम पुरुष हो, परमात्मा ने तुम्हें सब शक्ति दी है। सदन, मुझसे जो कुछ कहिए करने को तैयार हो। सुमन, वचन देते हो? सदन, मेरे चित्त की जो दशा है वह ईश्वर ही जानते होंगे, मुंह से क्या कहूँ। सुमन, मर्दों से बातों पर विश्वास नहीं आता। यह कहकर मुस्कुराए और सदन ने लज्जित होकर अपने अपने वश की बात होती है तो हृदय निकालकर अपने को दिखाता है, यह कहकर उसने दबी हुई आंखों से शांता की ओर ताका। सुमन, अच्छा तो आप इस गंगा नदी के किनारे शांता का हाथ पकड़कर कहिए कि तुम मेरी स्त्री हो और मैं तुम्हारा पुरुष हूँ, मैं तुम्हारा पालन करूंगा। सुमन का स्वाभिमानी चरित्र संवादों में ही अधिक उद्घटित होता है, और वकील पद्म सिंह का के यहाँ शरण लेने के बाद जब नौकर जीतन के द्वारा उसे घर छोड़ने के लिए कहा जाता है, तो वह सुभद्रा को कहा गया वह संवाद द्रष्टव्य है कि सुभद्रा को केवल एक वाक्य कहकर भी वह अपने स्वाभिमानी व्यक्तित्व का परिचय देती है कि यद्यपि वह अनिकेतन हो गई है, लेकिन उसे किसी की दया का पात्र बनना स्वीकार नहीं है। और सुमन की आंखों में आंसू भरे थे। खड़ी होकर बोली, नहीं बहू जी, उन्हें क्यों बुलाती हो? कोई किसी के घर में जबरदस्ती थोड़े ही रहता है। मैं अभी चली जाती हूँ, अब इस चौखट के भीतर फिर कभी पाँव न रखूंगी।
उपन्यास में जो आगे प्रेमचंद ने लिखा वह विपत्ति में हारी मनोवृत्ति बड़ी प्रबल हो जाती है। उस समय बेमुरवती घोर अन्याय प्रतीत होती है और सहानुभूति असीम कृपा और सुमन को शर्मा जी से आशा न थी। उस स्वाधीनता के साथ जो आपत्ति काल के हृदय पर अधिकार पाती है उसमें शर्मा जी की दुरात्मा भीरु दया दृश्य तथा नीच ठहराया। तुम आज अपनी बदनामी को डरते हो, इज्जत बड़ी प्यारी है। अभी अभी तब इज्जत न थी, आज तुम्हारा इज्जत बट्टा लगा। उसने सावधानी से संदूकची उठा ली और सुभद्रा को प्रणाम करके घर से चली गई। प्रेमचंद ने अपने उपन्यास के विषय में विचार प्रकट करते हुए लिखा कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। मानव चरित्र का प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। मानव चरित्र को रहस्यों को खोलने में संवादों यानी प्रेमचंद संवादों का सुंदर और हुनर कलात्मक का उपयोग करते हैं।